अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मेरी नशिस्त का मौजू है जब अंग्रेज़ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बनाते रहे उस वक्त हमारे हुक्मरां ताज महल बना रहे थे। देख लीजिए, चंद सालों से कुछ लोग टीवी पर आते हैं और यही जुमला कहते हैं कि जब अंग्रेज़ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बना रहे थे उस वक्त हमारे हुक्मरां भारत के अंदर ताजमहल बना रहे थे। मेरे भाइयों, मेरा एक सिंपल सा सवाल है और गौर करने की बात है। मुस्लिम दौर के अंदर जितनी भी इमारतें बनी हैं वो बड़ी शानदार है और जानदार भी है। आप गौर करें, भारत के अंदर मुसलमानों ने लगभग 1193 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक लगभग 665 साल तक हुकूमत किए हैं। अभी हम और आप 2020 में चल रहे हैं। ताजमहल जो बना हुआ है उससे लगभग 25 से 30 करोड़ रुपया भारत के खजाने में आ रहा है। कुतुब मीनार से भी आ रहा है, लाल किले से भी आ रहा है। हुमायूं का जो मकबरा बना हुआ है उसकी बिल्डिंग आप देखिए, 1556 ईस्वी में इसका काम शुरू हुआ और 1565 ईस्वी में 9 साल में यह बन के तैयार हो गया। एक सिंपल सा सवाल है कि इतनी जो जानदार और शानदार जो इमारतें मुस्लिम हुक्मरानों ने बनाई है ये यूं ही बन गई है क्या? उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं लगी है? जो इमारतें बनी हुई हैं, शानदार बिल्डिंगें बनी हुई है, उसके अंदर आप देख लीजिए तामीर कैसे हुई है, बिल्डिंग कैसे बनी है, उसके फाउंडेशन कैसे हैं। तो उसके अंदर आपको मिलेंगे ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ढांचे जो बनाए गए हैं उसके बनाने का तौर तरीका क्या है, वो तमाम चीजें आसानी से आपको मिलेगी। फिर इसी तरीके से किसी मुल्क के अंदर अगर बिल्डिंगें बन रही हो तो गौर करने की बात है वहां की माशी हालत कितनी मजबूत होगी, इक्तिसादी हालत कितनी अच्छी होगी। यानी आजकल जो हम और आप बयान करते हैं जीडीपी के बारे में, तो आप देख लीजिए अकबर और औरंगजेब के दौर में भारत की जो जीडीपी थी 25% थी, 25% थी। और उस जमाने में यह था कि बाहर से माल कम लिया जाता था, अंदर ही सब कुछ उगाया जाता था। तो आज जो लोग फाइनेंस के बड़े एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि जिस मुल्क के अंदर ये हो कि बाहर से चीजें कम मंगाई जाए, अंदर ही हर चीज का इंतजाम हो जाए, तो वो मुल्क बहुत खुशहाल मुल्क कहा जाता है। अब आइए देखते हैं, जो लोग कहते हैं टीवी पर बैठकर कि उन लोगों ने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई है, स्कूल और कॉलेज नहीं बनाए हैं, तो मेरे भाइयों ऐसी बात नहीं है। तारीख के अंदर तमाम चीजें मौजूद है। अल्लाह के वास्ते हर चीज पढ़ लीजिए, वो तो ज्यादा बेहतर है। मैं चंद चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अब मुख्तसर से वक्त में क्या आपके सामने रखेंगे, तो इसलिए ये दिमाग में रखना कि वो ताजमहल बना रहे थे और यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, तो ऐसी बात नहीं है। उनके जमाने में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बनी हुई है, लेकिन हमें और आपको उसके बारे में पता नहीं है। आइए चलते हैं। 17वीं सदी के अंदर एक फ्रांसीसी सयाह ट्रैवलर, वो मुआलिज डॉक्टर भी थे, जिसका नाम था फ्रांसिस्कुस बर्नियर। फ्रांसिस्कुस बर्नियर ये हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में 12 साल तक रहे। फ्रांसिस्कुस बर्नियर औरंगजेब के जमाने में उनके दरबारी थे। 1688 ईस्वी में उनकी वफात हुई, 1688 ईस्वी में उनकी वफात हुई। वो कहते हैं जीडीपी के बारे में, यानी भारत कितना खुशहाल मुल्क था उसके बारे में। हिंदुस्तान के हर कोने में सोने और चांदी के ढेर हैं, इसीलिए सल्तनत मुगलिया को सोने की चिड़िया कहते हैं। अब आइए जरा, ये तो हमने जीडीपी पर गौर कर लिया कि मुल्क कितने तरक्की पर था। अब जरा उन बिल्डिंगों की तामीरात पर गौर कीजिए, वो बिल्डिंगें बनी कैसी है, शानदार कैसे बन गई, जानदार कैसे बन गई। तो आइए ताजमहल को लेते हैं। ताजमहल 1632 ईस्वी में बनना शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में बन के तैयार हो गया, यानी 20 से 25 साल इसमें लगभग लगे हैं। अभी हम और आप 2020 में चल रहे हैं। ताजमहल के चारों मीनारों पर आप गौर कीजिए। ताजमहल आप देखने गए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 2 मरतबा देखने का मौका मिला है। दुनिया के बड़े बड़े लोग देखने के लिए आए हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए गए थे।
بہت سارے لوگ آ چکے ہیں اور دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک اہم عجوبہ ہے. اگر بہترین نہ ہوتا تو کیسے عجوبہ ہوتا؟ تو سننے کی بات ہے. تو آپ غور کریں، تاج محل کے چاروں مینار گواہی دے رہے ہیں کہ صرف آدھے انچ باہر کی جانب جھکائے گئے ہیں تاکہ زلزلے کی صورت میں گرے تو تاج محل کے گنبد پر نہ گرے، جھکے ہوئے. تاج محل کی خوبی آپ دیکھیے کہ آپ جتنے قریب جائیے گا وہ بلڈنگ آپ کو اتنی چھوٹی نظر آئے گی، بلکہ دنیا کی تمام بلڈنگوں میں یہ ہے کہ جتنے قریب آپ جائیے گا، نزدیک جائیے گا، تو وہ بلڈنگ آپ کو اونچی نظر آئے گی، جبکہ تاج محل دور سے اونچا نظر آتا ہے اور جیسے نزدیک جاتے ہیں تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے. یہ کلاکاری نہیں ہے، بالکل کلاکاری ہے. اور کیا یہ بغیر کسی کالج کے سیکھے ہوئے لوگ بنا دیے ہیں؟ بغیر کالج کے سیکھ گئے ہیں، اسکول کے سیکھ گئے ہیں، بغیر سکھائے ہوئے کے سیکھ گئے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ تو ٹی وی پر بیٹھ کر جو لوگ پھیلا رہے ہیں وہ صحیح نہیں پھیلا رہے. کیا صرف مستری لوگ اینٹیں لگا دیں گے تاج محل میں اور وہ آرام سے لگ جائے گا؟ کہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس میں حساب کی بہت باریکیاں ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے. پورا تاج محل 90 فٹ کی گہرائی پر کھڑا ہوا ہے. 90 فٹ کی گہرائی جو بنیادیں ہیں اس پر وہ کھڑا ہوا ہے. اس کے نیچے 30 فٹ ریت ڈالی گئی ہے تاکہ اگر زلزلہ آئے تو پوری عمارت اس ریت میں گھوم جائے اور محفوظ رہے. آپ دیکھ لیجئے تاج محل میں قرآن کریم کی جو آیتیں لکھی گئی ہے اوپر سے نیچے تک آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو بغیر کسی پڑھائی لکھائی کے، بغیر اسکول میں پڑھے ہوئے کون لکھ دے گا بھائی؟ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ 1874 عیسوی میں برطانوی سیاح ٹریولر جو ہے ایڈورڈ لیئر نے کہا تھا دنیا کے باشندوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تاج محل دیکھا اور ایک حصہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے تاج محل نہیں دیکھا. تو واقعی بہت خوبصورت ہے. اور اس سے زیادہ تاج محل کے بارے میں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا شاہکار دریا جمنا کے کنارے ہے، تعمیر کیا گیا ہے. آپ غور کرتے ہوئے چلیں، 1632 عیسوی سے آج تک 2020 عیسوی ہے، 388 سال، لگ بھگ 400 سال ہو چکے ہیں اور ایک دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے. وہ کیوں؟ اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا دماغ نہیں لگا ہے. آپ غور کرتے ہوئے چلیں، بھارت نے پہلی مرتبہ تاج محل کے ذریعے ویل فاؤنڈیشن کا تعارف کرایا، دنیا کے سامنے یہ چیز آئی. آپ غور کرتے ہوئے چلیں، ویل فاؤنڈیشن کیا ہے؟ یعنی دریا سے بھی نیچے بنیاد کی کھدائی کی گئی ہے اور پتھروں اور مسالے سے اس کو بھر دیا گیا ہے. تاج محل جس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس کے بازو سے جمنا ندی جو بہتی ہے، تو ندی سے بھی نیچے بنیاد کھودی گئی ہے اور پتھر اور مسالے سے اس کو بھر دیا گیا ہے. گویا کہ تاج محل کے نیچے پتھروں کا پہاڑ ہے اور گہری بنیادوں کا وسیع جال ہے، گہری بنیادیں ہیں اس کے اندر ہے. اسی طرح تاج محل کو دریا کے نقصانات سے ہمیشہ کے لیے بچا دیا گیا ہے، اس کی کوشش کی گئی ہے. تو 400 سال سے دریا کے کنارے ٹکا ہوا رہے تو واقعی اس کے اندر کلاکاری ہے اور پڑھائی لکھائی کا دماغ تو ہے ہی، یوں ہی تو نہیں کھڑا ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے تاج محل کی عمارت پہ آپ داخل ہوئیے، عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو ایسا لگے گا، آپ کی نظر پریشان ہو جائے گی، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، بس تاکتے ہی رہ جائیں گے. آپٹیکل ایلوزیشنز سے بھرپور ہے یہ بلڈنگ. بیک وقت اسلامی، فارسی، عثمانی، ترکی اور ہندی فن تعمیر کا بہترین شاہکار ہے، بہترین نمونہ ہے. ہر چیز آپ کو ایک ساتھ مل جائے گی، اسلامی چیز بھی ہے، فارسی چیز بھی ہے، عثمانی بھی ہے، ترکی بھی ہے، ہندی بھی ہے. یہ فیصلہ کرنے کے لیے حساب اور جیومیٹری کی باریک تفصیل درکار ہے. یاد رکھیے گا، یوں ہی نہیں ہو جاتا ہے. انگریزوں نے ویل فاؤنڈیشن یعنی زمین کے اندر بہت گہرائی میں بنیاد کھودنا، پلر دینا، اس کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا ہے اور جبکہ یہ 17ویں صدی کے بیچ میں تیار ہو چکا تھا تاج محل. اور اسی طریقے سے آپٹیکل ایلوژنس یعنی ایسی بلڈنگ، ایسی چیزیں کہ آپ اس کو دیکھ کر مبہوت رہ جائیں، ان چیزوں کا استعمال انگریزوں نے 20ویں صدی کے شروع میں کیا ہے، جبکہ تاج محل 17ویں صدی کے بیچ میں بن کے تیار ہو گیا ہے. اگر آج
ताज महल को जदीद मशीनरी और जदीद साइंस को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाए और 1000 मिलियन डॉलर खर्च किया जाए, फिर भी वैसा ताजमहल बनना तकरीबन नामुमकिन है जैसा बन गया, जबकि उस जमाने में साइंस उतना एडवांस नहीं थी। बगैर साइंस के कैसे उन लोगों ने तरक्की कर ली है। फिर इसी तरीके से आप गौर करते हुए चले, ताजमहल के अंदर है टाइल म्यूजिक, एक फन है जिसमें छोटी छोटी रंग टाइलों से दीवार पर तस्वीर बनाई गई है। जो टाइल्स है दीवार पर तस्वीर बनाई गई है और दीवार को मुनक्कश किया गया, यानी बेहतरीन खूबसूरत बनाया गया है। उसमें जो रंग का इस्तेमाल हुआ है, लगभग 400 साल हो गए, रंग अभी तक मध्यम नहीं हुआ। कौन सा रंग है? अब आप ही बताइए, ऐसा रंग अभी बना पाइएगा? तो क्या बगैर पढ़े लिखे ही बना लिए, वैसे रंग का इस्तेमाल कर लिया? जी नहीं मेरे भाइयों, उनके जमाने में भी पढ़ाई लिखाई थी, स्कूल थे, कॉलेज थे, मदरसे थे, सब कुछ थे। इसी तरीके से आप गौर करते हुए चले, उन बिल्डिंगों में ताजमहल के अंदर ही गौर कीजिए, फ्रेस्को पेंटिंग, जिससे रंग जो है 400 साल गुजर जाने के बावजूद भी वैसा ही रंग है। आप तमाम मुगल दौर की जितनी भी बिल्डिंगें हैं उस पर गौर कीजिए, उस पर टेरा कोटा यानी मिट्टी को पकाने का फन, किस तरह जेरे जमीन में पाइपलाइन बिछी हुई है, वो आज भी महफूज है। जहां जहां है मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं। पता ये चला कि अगर उस जमाने में जो बिल्डिंगें तामीर हुई है, अगर उस पर आदमी पीएचडी करने के लिए बैठे तो कई डिग्रियां उसे मिल सकती है, कई डिग्रियां दरकार होगी। अब आइए जरा उस सवाल को भी ले लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि जी उन लोगों ने स्कूल नहीं बनाए, कॉलेजेस नहीं बनाए, बिल्डिंगें बनाई। एक है विल ड्यूरेंट है, 1885 ईस्वी में पैदा हुए, 1981 ईस्वी में वफात पा गए। वो अपनी किताब में कहते हैं द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में मुगल हिंदुस्तान के बारे में लिखते हैं, हर गांव में एक स्कूल मास्टर होता था जिसे हुकूमत तनख्वाह देती थी। अंग्रेजों के आने से पहले सिर्फ बंगाल में 80,000 स्कूल थे। हर 400 अफराद पर एक स्कूल होता था। उन स्कूलों में 6 मजामीन पढ़ाए जाते थे, ग्रामर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, नंबर 3 तिब डॉक्टरी, नंबर 4 फलसफा, नंबर 5 मंतिक, नंबर 6 मजहबी तालीमात। विल ड्यूरेंट अपनी एक दूसरी किताब में कहते हैं द केस फॉर इंडिया, उसके अंदर वो कहते हैं मुगलों के जमाने में सिर्फ मदारिस के इलाके 1,25,000 ऐसे इदारे थे जहां तिब्बी उलूम पढ़ाया जाता था, डॉक्टरी उलूम पढ़ाया जाता था, और जहां तिब्बी सहूलियात मयसर थी, यानी डॉक्टरी के जितने भी सामान थे सब आसानी से मिलते थे। ये किसने कहा है? विल ड्यूरेंट ने, जो अमेरिकन राइटर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, फिलासफर भी हैं। दूसरों ने गवाही दी है। अल्फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत की बात तो वो है कि दुश्मन भी जिसकी गवाही दे। मेजर एच.डी. बासु बरतानवी राज और उसके कबल के हिंदुस्तान पर बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। वो मैक्स मोलर के हवाले से लिखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों के आने से पहले वहां 80,000 मदरसे थे। औरंगजेब के जमाने में एक सयाह हिंदुस्तान आया जिसको अलेक्जेंडर हैमिल्टन कहा जाता, उसने लिखा सिर्फ ठट्ठा शहर में उलूम व फन सिखाने के लिए 400 कॉलेज थे। मेजर बासु यहां तक वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान के आम आदमी की तालीम यानी फलसफा, मंतिक और साइंस का इल्म बरतानिया के रईसों, मालदारों, यहां तक के बादशाह और मलिका से भी ज्यादा होता था। आम आदमी की तालीम इतनी अच्छी थी। जेम्स ग्रांट की रिपोर्ट याद रखें, उन्होंने क्या कहा है? तालीमी इदारों के नाम जायदादें वक्फ करने का रिवाज पूरी दुनिया में सबसे पहले मुसलमानों से शुरू हुआ है। आज देख लीजिए पूरे भारत के अंदर औकाफ की जो जमीनें हैं, अगर उतनी ही मिल जाए तो बहुत है, मुसलमानों ने इजाद की है। 1857 में जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर मुकम्मल काबिज हो गए तो उस वक्त रोहिलखंड के छोटे से जिला में 5,000 असातिज़ा सरकारी खजाने से तनख्वाह यानी सैलरी लेते थे। आप गौर करें, ये इलाके दिल्ली या आगरा जैसे बड़े शहरों से बहुत दूर थे। फिर इसी तरीके से डॉक्टर राम पुनियानी को यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए। फिर दूसरे और जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी यही कहा है कि औरंगजेब के जमाने में तमाम मजाहिब के मुकद्दस मजहबी मकामात के साथ जायदादें वक्फ सरकार की जानिब से की गई है।
اور वजीफे भी मुकर्रर किए गए हैं। डॉक्टर राम पुनियानी जी को आप सुनिए यूट्यूब पर, वो कहते हैं उज्जैन की महाकाल मंदिर, गुवाहाटी की कामाख्या देवी मंदिर, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर वृंदावन में भगवान कृष्ण की मंदिर को वजीफे औरंगजेब ने मुकर्रर कर दिए थे और आज उनके वहां ये सब चीजें मौजूद है। औरंगजेब के जमाने में 3 इतिहासकार तारीखदां हिस्टोरिकल मिलते हैं, लेकिन 3 में से एक ज्यादा मशहूर है, सज्जन राय खत्री, भीमसेन, ईश्वर दास। लेकिन सज्जन राय खत्री जो है फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी है खुलासतुत तवारीख, फिर इसी तरीके से भीमसेन ने भी नुस्खे दिलकशा लिखी है और ईश्वर दास ने फतुहात आलमगीरी लिखी है, लेकिन खुलासतुत तवारीख सज्जन राय खत्री की ज्यादा मशहूर है। ये इतिहासकार तारीखदां जो है इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं कि हिंदुस्तान में तिब की तालीम, डॉक्टरी की तालीम एक मुकम्मल निसाब औरंगजेब के जमाने से शुरू है। इसलिए तिब्बे अकबरी, मुफर्रहुल कुलूब, तारीफुल अमराज, फिर इसी तरह मुजर्रात अकबरी, ये किताबों के नाम है। तिब्बे नबवी जैसी किताबें लिखी गई है। ये उस जमाने में और आज के जमाने में देखा जाए तो MBBS के निसाब से कम नहीं है। औरंगजेब से कई सौ साल पहले फैरोज शाह के जमाने में दिल्ली के अंदर दारुश्शिफा हॉस्पिटल था। कहा जाता है औरंगजेब ने कॉलेजों में पढ़ाने के लिए निसाबी किताबें जो लिखी, बुक्स जो लिखे, तिब्बे फैरोज शाही लिखवाई। उस दौर में सिर्फ दिल्ली में 100 से ज्यादा हॉस्पिटल थे। मेरे भाइयों, दीनी उलूम और दुनियावी उलूम हिंदुस्तान के अंदर ये सब चीजें कब आई है, दोनों को अलग कब किया गया, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मुल्क को तबाह करने के लिए लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने 1781 ईस्वी में 1781 ईस्वी में, अभी हम और आप 2020 ईस्वी में चल रहे हैं, पहला दीनी मदरसा खोला। इससे पहले दीनी और दुनियावी तालीम की कोई तकसीम नहीं थी। मदरसे ही में कुरान पढ़ाया जाता था, फलसफा भी था, साइंस भी, तारीख भी, तमाम चीज लोग पढ़ते थे। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ यह कहना कि बिल्डिंग बनाने में रहे, स्कूल और कॉलेज नहीं बनाए गए, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने जब 1757 ईस्वी में बंगाल को फतह किया तो 34 वर्षों में कई मदरसे उन्होंने खंडर में तब्दील कर दिए, पूरे तालीमी निजाम को बिगाड़ करके रख दिया। तो मेरे भाइयों, ये सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है और हम और आप उसी का गुण गा रहे हैं, जो अपनी चीजें उसको भूले बैठे हैं और इधर उधर बयान कर रहे हैं। जी नहीं, अपने इल्मी असासे को बचा करके रखिए। वो लोग जिस जमाने में यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, हम उस जमाने में खोल चुके थे और उस पर अमल हमारा शुरू हो चुका था। नाजरीन इकराम, आजकल भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा जाता है मुसलमानों ने भारत में कुछ नहीं किया, तो आप गौर करते हुए चलें, देखें, आज भी आपको पूरे भारत देश में 100 से ज्यादा हॉस्पिटल मिल जाएंगे, अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगे, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आता, क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं है। तो हम मीडिया में बहुत पीछे हैं। आइए मीडिया में आगे आइए। क्यों नहीं अपना मीडिया है, न्यूज चैनल क्यों नहीं है? होना चाहिए। इन चीजों की कमी है, इसलिए दूसरे लोग समझते हैं कि मुसलमानों ने कुछ किया ही नहीं है, वैसे भी लोग पीछे लगे हुए। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही समझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।